बड़ी खबर, अमेरिका के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर उतरा पाकिस्तान का प्लेन। दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान राज में अफगानिस्तान की धरती पर जो सबसे पहले प्लेन उतरा है वह पाकिस्तान का था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA का बोइंग 777 कार्गो विमान अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर WHO की सहायता सामग्री लेकर उतरा। और बड़ी खबर यह है कि तालिबान आज जुमा बाद करेंगे अपने नई सरकार का ऐलान। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जनता की आवाज़ आप तक में आज हम बात करेंगे दोस्तों देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिग बॉस विनर और टेलीविजन अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार सुबह 10:30 पर निधन हो गया। मुंबई के कपूर अस्पताल ने अभिनेता की मौत की पुष्टि कर चुकी है। कपूर अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने PTI भाषा को बताया उन्हें कुछ समय पहले मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ ने सोने के पहले कुछ दवा ली और उठे नहीं। फिलहाल पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जल्द ही शव को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए एक झटके के रूप में आई क्योंकि अभिनेता हाल ही में एक रियलिटी शो में बिग बॉस में OTT और डांस दीवाने 3 में कथित प्रेमिका शहनाज गिल के साथ दिखाई दिए। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शोबिज का एक लोकप्रिय चेहरा थे और हम पटी शर्मा दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। अभिनेता की आखिरी स्क्रीन आउटिंग एकता कपूर के लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 थी, जिसमें उन्होंने अगस्त्य की भूमिका निभाई थी। 12 दिसंबर 1980 को मुंबई के अशोक शुक्ला के घर में जन्मे सिद्धार्थ के परिवार को जरे प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोवियर्स हाई स्कूल किले से पूरी की और उसके बाद रचना संसद स्कूल ऑफ इंजीनियर डिजाइन से इंटीरियर डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सिद्धार्थ को बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह झलक दिखला जा, 6 फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में भी अपने अभिनय के लिए लोकप्रिय रह चुके हैं। दोस्तों, दूसरी खबर में हम तालिबान की बात करेंगे। वहीं तालिबान ने अमेरिका पर जानबूझकर एयरपोर्ट पर मौजूद विमानों और अन्य वाहनों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। तालिबान ने कहा कि ये सब कुछ बदनीयती के वजह से किया गया है। हरियाणा न्यूज़ के हवाले से एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी वायुसेना के आखिरी विमान के काबुल उड़ान भरने के बाद तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहां तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन अपने साथियों के साथ वहां पर आया था। उसके बाद तालिबान ने वहां पर संबोधित किया। उसने कहा कि आखिरकार आज देश अमेरिका से पूरी तरह से आज़ाद हो गया है, यह खुशी का दिन है। मुजाहिदीन समेत कुछ तालिबानी नेताओं ने एयरपोर्ट का जायजा भी लिया था और वहां पर मौजूद विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी जांच की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका अपने पीछे हजारों की संख्या में वाहन, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार काबुल में ही छोड़ गया है। जाने से पहले उसने काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद वाहनों को बर्बाद कर दिया था। यही हाल उसने विमानों का भी किया था। जाने से पहले विमानों को उड़ान भरने के काबिल नहीं छोड़ा। हेलीकॉप्टर्स के न सिर्फ बाहरी शीशे तोड़ दिया बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी निष्क्रिय कर दिया था। अमेरिका ने जाने से पहले अपने आधुनिक रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया था। अमेरिका का कहना है कि तालिबान अब इसका उपयोग नहीं कर सकेगा। जिन विमानों को अमेरिका ने खराब किया है उसमें C-130J हरकुलस विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टर समेत कई दूसरे छोटे विमान भी शामिल है। इन्हीं विमानों को देखकर अब तालिबान अमेरिका पर आग बबूला हो रहा है। तालिबान के नेता अनस हक्कानी का कहना है कि अमेरिकी वर्षों से हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काबुल एयरपोर्ट इस बात का गवाह है कि कौन असल में बर्बाद हुआ है।
दोस्तों आपको बता दें कि हक्कानी का कहना है कि अमेरिका ने देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद किया है। तालिबान के नेता का कहना है कि वो एयरपोर्ट को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। यही अमीरात के सभी नेता भी चाहते हैं कि खुशी की बात यह है कि घुसपैठियां यहां से अब भाग चुके हैं। उनका हर बार तालिबान के हाथों हार ही मिली है, यही सच्चाई है। और अमेरिका को यहां पर हर हाल में हार मिली, इसी वजह से उसको भागना पड़ गया। दोस्तों अब दिन भर की तीसरी खबर की बात करेंगे। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क माइले ने कहा कि तालिबान शुरुआत से ही एक क्रूर और निर्दयी संगठन रहा है। अपने निजी अनुभवों के आधार पर उन्होंने कहा कि इसका कोई भविष्य नहीं है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो अपने में बदलाव लाता है या नहीं, लिहाजा इसके भविष्य को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। जनरल मार्क ने ये बातें पेंटागन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। ये पूछे जाने पर कि क्या आगे तालिबान के साथ किसी तरह का सहयोग किया जाएगा, उन्होंने कहा कि जहां तक अमेरिका का तालिबान से लड़ाई के मैदान में और इसके बाहर उसे डील करने का अनुभव रहा है, खतरों को कम करने के लिए उन्हें काम करना होगा। ये तय नहीं है कि वो ऐसा करेंगे भी या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अमेरिकी ने तालिबान के साथ मिलकर बेहद कम मुद्दों पर ही काम किया है। इसमें से सबसे अहम वहां के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना था, जो संभव हो पाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी तरह से भी सीमा विवाद पर नहीं जाना चाहते हैं। वो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने जवानों पर गर्व है कि उन्होंने ये सब कर दिखाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को तो काफी हार भी मिली थी, जिसके वजह से वो खुलकर बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पहले से सोचना काफी मुश्किल है कि तालिबान आने वाले दिनों में कैसा होगा। वहीं दोस्तों चौथी खबर की बात करें तो भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह के आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि तालिबान से बातचीत होगी या नहीं, इसका जवाब केवल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के सवाल पर बागची ने कहा कि अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बन सकती है उसके बारे में हमें कोई विस्तार से जानकारी नहीं है। वहीं तालिबान के साथ साथ बातचीत की रिपोर्टों के बाबत पूछे गए सवालों पर अरिंदम बागची ने कहा कि तालिबान के साथ बैठक के बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। यह ऐसा मामला है जिसका केवल हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान से और लोगों को निकालने के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अभी काबुल हवाई अड्डा चालू नहीं है। वैसे तो अधिकांश भारतीयों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, लेकिन एयरपोर्ट पर परिचालन फिर से शुरू होते ही हम काबुल से शेष भारतीयों को निकालने के लिए अपना अभियान भी शुरू करेंगे। तो वहीं पांचवी खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आते ही चीन और अफगानिस्तान के सबसे बड़े बरग्राम एयरबेस को हासिल करने के फिराक में है। मौजूदा हालात में वह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक रही भारतवंशी रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बरग्राम एयरबेस अमेरिका का 20 साल तक सबसे बड़ा सैन्य अड्डा रहा है और यहीं से उसने आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए हवाई हमलों को अंजाम दिया था। अमेरिकी नेता निक्की हेली ने वर्तमान स्थितियों के संदर्भ में बाइडेन प्रशासन को कहा है कि सबसे पहली जरूरत है कि अमेरिका अपने मित्र देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सभी सहयोगी देशों के साथ मजबूती से समन्वय बनाए और उसको साथ देने के प्रति आश्वस्त करे। इस समय ताइवान, यूक्रेन, इजराइल जैसे देशों के साथ भी खड़ा होने की जरूरत है। दोस्तों छठी बड़ी खबर है यहाँ के अफगानिस्तान तालिबान के गिरफ्त में ही नहीं बल्कि भुखमरी के मुहाने पर भी है। तकरीबन 3.60 करोड़ की आबादी दाने दाने की मोहताज होने वाली है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अफसर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसी महीने के अंत तक
का ही खाद्यान्न देश में बचा है। पहले से ही आफत के मारे अफगानिस्तान के लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए 20 करोड़ डॉलर करीब यानी कि 1461 करोड़ रुपये रकम की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन लोगों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की है। दोस्तों, सातवीं बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ललितपुर में एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही पीपीपी मॉडल पर 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी है। आज कैबिनेट की बैठक में यह 2 मुख्य प्रस्ताव थे। इसके साथ ही 12 और प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश से सटे जिले ललितपुर जिले में एयरपोर्ट विकसित करने का फैसला किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय हुआ है कि बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि ललितपुर में स्थापित किए गए जा रहे हैं बल्क ड्रग पार्क और बुंदेलखंड में विकसित किए जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। उन्होंने बताया कि ललितपुर में द्वितीय विश्व युद्ध काल की ही एक एयर स्ट्रिप थी जिसे सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तौर पर विकसित करने का निर्णय किया है। पहले चरण में इस एयरपोर्ट को छोटे छोटे विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाएगा और कालांतर में इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ललितपुर एयरपोर्ट की स्थापना के लिए वहां के 2 गांवों को कुल 91.773 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी। जमीन की कुल लागत 86.65 करोड़ रुपये है। जमीन खरीदने पर 76.75 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहां पर रक्षा मंत्रालय की 12.79 हेक्टेयर जमीन है जिसे राज्य सरकार परियोजना के लिए लेगी और बदले में रक्षा मंत्रालय को ग्राम समाज की उतनी ही जमीन देगी। कैबिनेट बैठक में ललितपुर में दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में ललितपुर में एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिलने पर नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेंगे। इसके पहले पर्यटन एवं औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। प्रदेश में इससे पहले भी चित्रकूट, झांसी, सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण जारी है। दोस्तों, 8वीं बड़ी खबर है कि दिल्ली दंगे के साजिश रचने के आरोपित जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम की राजद्रोह मामले दायर जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बृहस्पति को अभियोजन पक्ष ने कहा कि उसने राष्ट्र विरोधी भाषण देते हुए देश की संप्रभुता को चुनौती दी थी। उसने एक संप्रदाय के लोगों में निराशा और असुरक्षा की भावना पैदा करने की भी कोशिश की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी उसका मुद्दा नहीं था। अन्य कारणों से शर्जिल ने धरना प्रदर्शन के बाद लोगों को भड़काया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऐसे भड़काने की बात अगर कही जाए तो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दूसरे कम्युनिटी में भी जो इस तरह की अलग अलग बयान देते रहते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 3 तलाक एवं कश्मीर को बताया था मुद्दा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कोर्ट में अपनी दलील के संबंध में तर्क रखते हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने 22 जनवरी 2020 को आसनसोल में दिया शर्जिल इमाम का भाषण पढ़ा जिसमें उसने कहा था कि सीएए और एनआरसी मुद्दा नहीं है, 3 तलाक कश्मीर हमारा मुद्दा है, उसके लिए ही लामबंदी हो रही है। शर्जिल के भाषण के एक अंश में कहा गया था कि सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि सहित अन्य देशों की बात होगी लेकिन भारत सरकार की नहीं सुनेंगे। इस पर वरिष्ठ लोक अभियोजक ने सवाल किया कि भारत सरकार की नहीं सुनने की बात कहकर क्या शर्जिल ने देश की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी थी? दोस्तों, भारत सरकार की बात नहीं सुनना ये तो फंडामेंटल राइट्स है कि अगर वो भारत सरकार अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो हम उनके बात को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से देश की संप्रभुता को खतरा इससे नहीं है, चूंकि सरकार की बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, ये होना चाहिए कि देश के खिलाफ नहीं बोलना है, देश के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं करना है। कोर्ट में उठी डिसीजन कैंप में आग लगाने की बातें।
कोर्ट में उठी डिटेंशन कैंप में आग लगाने की बातें। उन्होंने भाषण के एक विशिष्ट भाग को भी पढ़ा जिसमें शर्जिल ने कथित तौर पर डिटेंशन कैंप को आग लगाने की बात कही थी। इस बिंदु पर जोर देते हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक ने कहा कि क्या डिटेंशन कैंप जलाना शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि शर्जिल हिंसा भड़का रहा था, इसके बारे में उसने ज्यादा से ज्यादा तर्क दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस भाषणों के 28-29 दिन बाद ही दिल्ली दंगे भड़का था। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली दंगा में असल जो आरोपी थे वो भाजपा के नेता भी थे, उसमें शामिल जिस पे आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी, उल्टे उसको सुरक्षा दे दिया गया। इस मामले में आगे बात रखने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से समय मांगा गया, जिस पर सुनवाई की तारीख 4 सितंबर तय की गई है। तो 9वीं बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की साथ शुरुआत भी की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 5 सितंबर को 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संतोष कुमार नारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षक, माता पिता और छात्र शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यों में हमने लगभग 80% शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को वैक्सीन की कम से कम 1 या दोनों डोज लगा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय पहले भी सभी राज्यों को सितंबर में इसे लेकर विशेष मुहिम चलाने का सुझाव दिया था। साथ ही इसे लेकर राज्यों को तय कोटे के अलावा वैक्सीन को 2 करोड़ अतिरिक्त डोज भी उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि सितंबर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही स्कूल को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों के साथ बैठक हालात की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सभी राज्यों में स्कूल को खोलने से पहले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने पर जोर दें। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो ये राशन कार्ड को लेकर है। दोस्तों राशन कार्ड को लेकर ये बड़ी खबर है। 10वीं राशन कार्ड अगर है लेकिन बीमारी या दूसरे कारण से आप अनाज नहीं ले पा रहे हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने बदले दूसरे व्यक्ति को भेजकर राशन मंगाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने हाल ही में ही आदेश जारी किया है कि इसके तहत बुजुर्ग, बीमार या दिव्यांग किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट करके अपना राशन ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से अगर परेशानी है, यानी कि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ई पोस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के कारण दिल्ली में ऐसे लोगों को राशन लेने में दिक्कतें आ रही है। इस सिस्टम के तहत अंगूठे या पुतली के ऑथेंटिकेशन कराकर बेनिफिशियरी राशन ले जा सकता है, लेकिन जो उपभोक्ता 65 साल से बड़े या 16 साल से छोटे हैं या दिव्यांग या बीमार है, उनके लिए यह सिस्टम फॉलो कर पाना दिक्कत भरा है। ऐसे लाभार्थी को विभाग ने नॉमिनी नियुक्त करने की छूट दी है। कैसे सदस्य को नॉमिनेट करें तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। दिल्ली सरकार के वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड धारकों को नॉमिनेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर दफ्तर जाकर फॉर्म भरना है तो सर्किल ऑफिस में यह काम करना होगा, जबकि ऑनलाइन का तरीका अलग है। सर्किल ऑफिस में फॉर्म का वेरिफिकेशन फूड एंड सप्लाई अफसर करेंगे। उनकी रिपोर्ट पर नॉमिनेशन हो जाएगा और राशन मिलने लगेगा। दोस्तों आपको बता दें किन्हें मिलेगा इस सर्विस का फायदा। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि इस सर्विस का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिसके परिवार के सभी सदस्य 65 साल से बड़े हैं या 16 साल से कम है, वह राशन लेने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, अगर परिवार में सभी कुष्ठ रोगी, दिव्यांग श्रेणी, बीमार या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न करा पा रहे हो, वैसे लोगों को यह फायदा मिलेगा।
दोस्तों आपको बता दें कि नॉमिनी बनने का क्या शर्त है। नॉमिनी उसी व्यक्ति को बना सकते हैं जो NFS लाभार्थी हो, बेनिफिशियरी और नामित व्यक्ति का एक ही दुकान से राशन कार्ड जुड़ा हो, एक व्यक्ति एक ही परिवार का लाभार्थी के लिए नॉमिनेट हो सकता है, FPS लाइसेंस धारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नामित नहीं किया जा सकता है, राशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। दोस्तों इन सारे मुद्दों को आप किस प्रकार देखते हैं? जनता की आवाज आप तक में आप देख रहे थे 10 बड़ी खबर आज का देश और दुनिया की। दोस्तों आप भी चाहते हैं अगर जनता की आवाज आप तक की हर अपडेट आप तक पहुंच सके तो जनता की आवाज आप तक को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जनता की आवाज आप तक को YouTube पर जाकर सर्च करें जनता की आवाज आप तक, और उसे रेड कलर के जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि देश दुनिया की ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। हर ताज़ा अपडेट के लिए जनता की आवाज आप तक को आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, शेयर चैट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के इन सभी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आप जनता की आवाज़ आप तक को फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, एक नए तथ्य, एक नई जगह, एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और लाइक कमेंट करना भी भूल जाते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपका एक लाइक एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आपका मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक एक कमेंट, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो को फैलाएं और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।